जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऑनलाइन पोर्टल पर। देखिएगा मेरी आवाज़ वगैरह सब ठीक आ रही है कि चलिए क्लास की तैयारी करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप बताइएगा आपको यहाँ तक अभी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है कि नहीं। कल का समझ लिया था, किसी को कोई दिक्कत विक्कत आई भाई? बताओ जरा। यार अचानक डाउन सो तो ठीक थी एनर्जी बड़े। अभिषेक जेंडर के चलिए क्लियर है, आ जाइएगा। अब देखिए हम जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। आज क्या है, टाइप ऑफ टेस्ट, जिसमें आप अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। देखिएगा अब ना आज का जो है ये क्या है, कल तक हमने पढ़ लिया था कि टाइप ऑफ जो होते हैं असेसमेंट वो क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ टेस्ट क्या होते हैं। और जो टाइप ऑफ टेस्ट होता है उसमें अचीवमेंट टेस्ट होता है। अचीवमेंट टेस्ट होता है जब आप किसी चीज को अचीव कर लेते हैं या किसी चीज को पा लेते हैं। तो नॉर्मल इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, और जो छिपा है उसे वहीं से देख लेते हैं। कि अचीवमेंट जो टेस्ट होता है उसमें हमारे सामने सिर्फ एक सबसे बड़ी और अच्छी बात ये आ जाती है कि हम उस चीज में क्या है, मास्टरी पा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मास्टरी। इसका मतलब कोई भी ऐसा काम, जैसे मान लीजिएगा मैंने आपको सिखाया है इस तरीके से कि मैथ्स में मान लीजिएगा आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम एवरेज है। और एवरेज के जब भी आपसे कोई सवाल है तो एवरेज के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ऑल क्वेश्चंस का क्या कर दे रहे हैं, आंसर दे दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपका जो आंसर देना वो, या अब आप इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं जिस तरह रिजल्ट। मान लीजिएगा मेरे बच्चे तुमने 11th का पूरा वो पढ़ा, और उसके बाद जब आपके फाइनल एग्जाम हुए और जो फाइनल एग्जाम में आपका रिजल्ट आया और उसमें आप क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो वो भी एक तरीके से अचीवमेंट टेस्ट ही कहलाता है। तो 80 होता है किसी चीज के बारे में किसी चीज को प्राप्त कर लेने वाला। क्लियर है वाली बात? अब जब आप अचीवमेंट टेस्ट पढ़ लेते हैं तो अचीवमेंट टेस्ट के अलावा भी हमारी टीचिंग में कुछ टेस्ट होते हैं जिसे हम रोज देखते हैं अपना। अचीवमेंट टेस्ट के बाद एक टेस्ट आता है आपके सामने जिसे देखते, जैसे यहाँ पर क्या लिखा होगा, इट इज द क्या होगा, एक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर थिंग दैट इंडिकेट व्हाट एन इंडिविजुअल हैज लर्न टू अचीव इन अ पर्टिकुलर फील्ड। मतलब किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए जो डिजायर चीजें आपने की हैं वही आपका अचीवमेंट। तो मैंने साधारण शब्दों में बता दिया कि कोई भी ऐसी चीज जिसे आप करना चाह रहे थे अपने पालियन लाइफ। अगर मान लीजिएगा कोई बच्चा सबसे पहले सीटीईटी देता है, तो सीटीईटी का रिजल्ट इसका मतलब वो उसका अचीवमेंट है। अगर कोई बच्चा, मेरे बच्चे डीट प्लस भी देता है तो उसका रिजल्ट उसका अचीवमेंट है। कोई बच्चा के भी देता है तो उसका वो है। कोई भाई एलटी ग्रेड वाला जैसे तुम दोगे तो यूटी एलटी ग्रेड वाला, इसका मतलब उसका। तो जो भी आप देखेंगे इसका मतलब जहां भी आपका रिजल्ट आपने जिस चीज के लिए चाहा था और वो आपको मिल गया, वो आपका क्या कहलाता है, अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। ठीक है भाई, डन। हाँ श्रेया मलिक बेटा, उससे ज्यादा तो मैंने वैसे डन, यहाँ तक क्लियर है। अब आपके बाद अगर इतना जान लेते तो आपने कई बार सुना होगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक होता है नॉन टेस्ट। तो टेस्ट के इस टाइप में मान लीजिएगा हम आज दो टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक जो टेस्ट है उसको हमने बोला स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, मानक। अब एक तो आपने मानक टेस्ट ले लिया। दूसरी तरफ अगर आप जा रहे हैं तो दूसरा जो है आपका क्या कहलाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्ड। अब नॉन स्टैंडर्ड में अगर आप देखेंगे और स्टैंडर्डाइज में आप देखेंगे तो एक बात का पता चल जाएगा कि नॉन स्टैंडर्ड होगा ए मानक वाला। अब ए मानक वाले में जब जाओगे तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक बात समझ के चलेगा। स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज को बिल्कुल आसान शब्दों में अगर मैं आपके सामने रखूं तो इस तरीके से काम करेगा। कोई भी ऐसा एग्जाम, कोई भी ऐसा टेस्ट जो मेरे बच्चे बोर्ड बेस्ड होगा, क्या होगा, बोर्ड बेस्ड। इसका मतलब जो बोर्ड बेस्ड होगा वो स्टैंडर्डाइज होगा यहाँ। इसका मतलब फॉर यूनिवर्सल है, सेम फॉर ऑल होगा। सेम फॉर ऑल होगा। सेम फॉर ऑल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप इसे कह सकते हैं कि जितने भी सीटीईटी के एग्जाम है, डीटी प्लस बी के एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे क्या स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है, याद रखना नॉर्मली वो स्कूल बेस्ड होता है। या आप इसे और आसान अगर कहते हैं तो एक टर्म इसके लिए यूज की जाती है। ये जो टेस्ट होता है टीचर मेड टेस्ट होता है। क्या होता है, टीचर मेड टेस्ट।
टीचर मेड टेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा कोई टेस्ट जो टीचर, अब तुम सोचोगे टीचर तो यहाँ बेटा यहाँ कई सारे टीचर मिलके एक टेस्ट बनाते हैं। जब आपने कभी स्कूल में देखा होगा तो हिंदी का पेपर बनाने का जो जिम्मा है वो हिंदी की मैडम या हिंदी के सर को ही होता है। तो जब हिंदी के सर या हिंदी के मैडम ही उस पेपर को बनाते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, टीचर। तो नॉर्मली जितने भी स्कूल टेस्ट होते हैं या आपके क्लास टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नॉन स्टैंडर्ड। तो याद रखना जो क्या होगा, अध्यापक निर्मित जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके नॉन स्टैंडर्ड। और जो स्टैंडर्ड होगा वो के टीचर। बात समझ में आई, हाँ या ना? आज यार मेरी ना थोड़ी सी थकान, मतलब मेरे को ना सर में दर्द हो रहा है रात से, पता नहीं कल पूरी रात नींद ही नहीं आई। उसके बाद बैक में पेन इतना ज्यादा हो रहा था कि मैं सुबह भी जल्दी आ गया, आंखें बिल्कुल एकदम पीली पीली हो रही। और वो एनर्जी नहीं आ रही। अभी मैं क्या था, क्लास आपकी कैंसिल वाली बात पे भी था, बट फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा स्लो, तो आज मेरे साथ तुम थोड़ा स्लो पढ़ लो, मैं सारी चीजें समझाऊंगा बढ़िया से जैसे समझाता हूँ। बस वो एनर्जी जो है वो अभी सुबह सुबह लग गई एनर्जी यूट्यूब वाली क्लास में, और उसके बाद उसमें लगने के बाद एहसास हो रहा अभी करता है। अब मैं बोलूंगा तो ऐसा होगा कि पूरे दिन का गड़बड़ हो जाए। ठीक है चलो, फिर मैं कोशिश करता हूँ अपनी आवाज बढ़ाने की, आ जाएगा। तो मेरे बच्चे स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड। तो याद रखना हम यहाँ टाइप ऑफ टेस्ट में पढ़ रहे हैं, एक अचीवमेंट था, एक स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट याद रखना कोई भी ऐसा मानक टेस्ट जो क्या है सबके लिए सेम होता है। तो इसका मतलब चाहे सीटेट का पेपर बेटा दिल्ली में हो जाए, चाहे फिर हरियाणा में हो जाए, चाहे फिर यूपी में हो जाए, सब क्या होगा, सेम। लेकिन एक स्कूल मान लेना मेरे बच्चे, जीडी गोइनका में अलग हो रहा है, दिल्ली स्कूल में अलग हो रहा है, और भैया सबसे बड़ी बात है कर्नाटक में अलग। तो स्कूल में होने वाले जो टेस्ट होंगे वो नॉन स्टैंडर्ड होंगे। यहाँ तक आपने अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, क्लियर है यहाँ तक कोई बात? अरे हाँ या ना बोलो। चलेगा। अब आपने अगर इस बात को जान लिया, यहाँ तक क्लियर है भाई, किसी को दिक्कत परेशानी? यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब जो भी स्कूल टेस्ट होंगे मेरे बच्चे वो कौन से होंगे, नॉन स्टैंडर्ड वाले। और जो भी बोर्ड बेस्ड होगा वो क्या होगा। अच्छा एक और आसान काम कर देता हूँ, ये समझ लेना जिससे तुम्हें ना आगे, जैसे यूपी बोर्ड का फाइनल रिजल्ट इज अ स्टैंडर्डाइज, लेकिन अगर क्लास में आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो जाता है तो तुम्हें नोट्स पढ़ने होंगे तो पढ़ लोगे। देखो क्या लिखा है, वैसे टेस्ट जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, एक्सपर्ट द्वारा, जो कंपेयर करते हैं अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप। क्वालिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड क्या होता है, यूजिबिलिटी। मतलब जितने भी आप देखते हैं ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। दूसरा मैंने तुम्हें क्या बताया, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट मैंने तुरंत ही बता दिया कि दे आर कंसर्न विद द लिमिटेड एंड स्पेसिफिक फील्ड ऑफ नॉलेज और एबिलिटी टू परफॉर्मेंस यहाँ, और दे आर लोकल यूज ऑफ सम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल और स्मॉल। तो छोटे अगर स्केल स्केल पे किया जाएगा, छोटे स्केल पे अगर किया जाएगा तो याद रखना क्या कहलाएगा आपका, आपका नॉन स्टैंडर्डाइज। अब अगर तुम इसे और थोड़ा सा आसान करना चाहो तो मैं तुम्हें ये भी कह सकता हूं कि जो स्कूल में होने वाले आपकी क्लास में जो यूनिट टेस्ट होते हैं, तो यूनिट टेस्ट क्या होंगे, नॉन स्टैंडर्ड, और जो फाइनल टेस्ट होते हैं वो क्या, स्टैंडर्ड। डन। आगे बेटा यहाँ समझ में, यस और नो? चलिए। नहीं बेटा, सीबीएसई, आईसी पंजाब वो सारे के सारे स्टैंडर्ड में आएंगे, नॉन स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। नॉर्मली याद रखना जो लार्ज स्केल पे होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। जो क्लास और छोटे स्केल पे होगा नॉन स्टैंडर्ड होगा। ठीक है रूपाली? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, यस और नो? चलिए। अब जब आप यहाँ तक चल चुके हैं, सीख चुके हैं, तो एक ना ये तो जान लिया। अब तुमने कभी ना एक नाम पढ़ा होगा, नॉर्म रेफरेंस, एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं वो क्या होता है जरा देख लेते हैं। पहले एनआरसी, तो एनआरसी बोल दो, एनआरटी बोल लो, इसको याद रखना। देखो जहां पर भी नॉर्म्स होते हैं वहां याद रखना रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। अब ये जो रूल्स हैं ये कैसे होते हैं, तो नॉर्म्स के बारे में बात करना। हाँ मॉक टेस्ट भी आप एक तरीके से नॉन स्टैंडर्डाइज मान सकते हैं इंस्टीट्यूशन का। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो अगर रूल्स में नॉर्म से मेरे बच्चे समझो, जैसे मान के चलते हैं, मैं कुछ नाम ले लेता हूँ अपनी क्लास में, सारों के नहीं ले पाऊंगा, जिसका नाम सामने आएगा उसे लेते रहूंगा। एक नाम लिखा हमारे सामने सबसे पहले, बबीता। तो मान लीजिएगा एक बच्चा हमारा क्या है, बबीता नाम का हो गया।
उसके बाद जो नाम आ रहा है नेक्स्ट वाला वो आ रहा है केशव का नाम आ रहा है हमारे सामने, तो हमने केशव का नाम ले लिया। उसके बाद हमारे सामने एक जो नाम आ रहा है लिखा वो जूही का लिखा आ रहा है, हमने जूही का भी नाम ले लिया। एक जो हमारे सामने नाम आ रहा है वो आ रहा है जोनी, है नी, जोनी स्पेलिंग भाई इन्होंने ले जूनी है, जोनी है ना, यहाँ लिखा है उन्होंने। और उसके बाद मान लीजिएगा यहाँ पर एक बार कि एक नाम और आ रहा है सुचित्रा, है ना, क्या नाम सुचित्रा है, सुचित्रा है। और एक और जो नाम आया है लास्ट में लेते हैं श्रेया, तो ये हमारे सामने श्रेया भी आ गया। तो यहाँ अलग अलग नाम आते रहे। देखो अब मान लीजिएगा मेरी क्लास के कितने 6 बच्चे हैं, क्या बच्चे, मैंने क्या किया एक टेस्ट लिया 100 नंबर का, और 100 नंबर के इस टेस्ट में ये कहा कि जो भी टॉप के 3 होंगे, जो भी टॉप के 3 होंगे मैं उन्हें क्या देने वाला हूँ, एक लैपटॉप देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ, लैपटॉप। तो ऐसा हुआ कि जो बबीता है उनका जो स्कोर आ गया मान लीजिएगा, और टेस्ट जो है वो कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। तो बबीता के जो नंबर आए हैं वो है 93, केशव के जो नंबर है वो 91, जूही के जो नंबर है वो 89 है, जोनी के जो नंबर है 94 है, सुचित्रा के जो नंबर है वो 96 है, और जो श्रेय का नंबर है वो मान लीजिएगा 97 है। ये तो एक बात बताओ इसमें से टॉप 3 कौन से होंगे। बेटा मेरा भी नाम लेके मैं लिख लेता, मेरे बच्चे छोटा ना वो जो था समझा, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए नहीं। हाँ ठीक है पूजा। अब देखो इसमें क्या हुआ, तो नॉर्म्स मैंने ये रख दिया कि जो टॉप 3 होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा टॉप 3 वाले में, तो टॉप 3 में जो निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे, नीचे के तीनों, क्योंकि 94, 96 और 97 है। तो इसका मतलब आपके सामने ये वाली बात को अगर देख लिया जाए तो 94 है, 96 है, 97। तो इन दोनों को हमने क्या किया, जब बहुत सारे लोग हैं और पहले से डिसाइड था ही नहीं कि किसके कितने नंबर आएंगे, लेकिन अचानक से इन तीनों बच्चों के जो मार्क्स आ जाते हैं, और इनका जो हमने बस नॉर्म से ये रखा था कि जो टॉप 3 होंगे उन्हें हम क्या देंगे, प्राइज देंगे। तो इसका मतलब ये जो टॉप 3 वाले हमारे बच्चे आए हैं ये हमारे क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो अगर आपके सामने कभी भी आ जाता है तो इसका मतलब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, कंपेयर करता है एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। मतलब एक बच्चे का ऐसा परफॉर्मेंस चेक करना जो दूसरे के तरीके से क्या होगा, बिल्कुल नीचे के तीनों। तो इसका मतलब जब डी ट्रिपल एस भी होता है मेरे बच्चे, या केवीएस होता है, तो जब केवीएस की मेरिट बनती है, जब केवीएस की क्या मिलती है, मेरिट बनती है, तो इसका मतलब बेटा जो मेरिट बनती है उसमें जो टॉप के होते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है, बाकी इसका मतलब फिर सिलेक्ट नहीं हो पाए। बट एक क्राइटेरिया ऐसा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीआरटी। अब जो सीआरटी वाले भैया हैं वो क्या कहते हैं, सीआरटी कहते हैं क्राइटेरिया यही था कि भैया ऐसा है कि इसमें देखेंगे कि जो हमारा पीछे था, जैसे अब नया नाम लिख लेते हैं, तो नया नाम में हमने लिखा सचिन नाम लिख दिया हमने, है ना, सचिन हमारे सामने है। हमारे सामने जो एक नया नाम आ रहा है वो बेबी नाम आ रहा है, तो हमने बेबी को भी नाम लिख लिया। हमारे सामने एक नाम आकांक्षा आ रहा है, हमने आकांक्षा का भी नाम लिख दिया। ठीक है, आकांक्षा नाम लिख दिया। हमने जो एक नाम लिख दिया बेटा विनीत अदिति लिए हम लिख दिया, है ना, ADITI, तो हमने क्या कर दिया, अदिति भी नाम लिख दिया। अदिति के अलावा एक नाम हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर क्या है, स्वाति लिख दिया। अब ये लिख दिया, अब मान लेते हैं ये पांचों बच्चे थे, और पांचों बच्चों का जो नंबर था, सचिन का मान लीजिएगा 83 था, उसके बाद बेबी का 87 था, उसके बाद आकांक्षा का 81 था, अदिति का मान लेते हैं 73 था, और स्वाति का मान लेते हैं 91 था। और क्राइटेरिया ये रखा गया कि जो भी अबव 81 होगा, जो भी, या 81 जिसका भी स्कोर होगा वो क्या है, 81 एंड अबव जो भी होगा वो पास माना जाएगा। तो इसका मतलब 81 जो अबव टारगेट रख दिया, अगर 81 और हमने ये टारगेट रखा है तो इसका मतलब बेटा 81 के हिसाब से ये भी पास, ये भी पास, 81 के हिसाब से ये भी पास, 81 के हिसाब से, बस अदिति जो है वो पास नहीं हो पाई। तो इसका मतलब सेम लाइक ये कैसे है, जैसे सीटेट का एग्जाम हुआ, तो सीटेट के एग्जाम में बेटा हम ये नहीं देखते कि टॉप कौन करता है, हम तो ये देखते हैं कि जिसके 90 से ज्यादा है, 90 या 90 से ज्यादा है वो पास। तो जहां पहले से ही चीजें फिक्स हो जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पहले से ही नंबर क्या हो जाए, फिक्स हो, वो क्राइटेरिया कहलाएगा। जहां से पहले से नंबर फिक्स ना हो, बस ना एक से स्टेटमेंट दे दिया गया हो, वो आपका क्या कहलाएगा, नॉर्म रेफरेंस है। तो जब भी आपके सामने एक बात आ जाए बस याद रखना, सीआरटी इज डिजाइन टू मेजर ए स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड ऑफ क्राइटेरिया, कि हमने क्राइटेरिया रख दिया, इसके अंदर जो आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, पास। और द बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, CTET। डन भाई। अब इसके बाद जब आप यहां तक समझ लेते हैं, इसी टेस्ट में एक टेस्ट और आता है जिसको आप क्या बोलते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें आप डायग्नोस करते हैं।
डायग्नोस करने का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पता करना। मेरे बच्चे, डायग्नोस का मतलब ही क्या होता है? पता लगाना, इंक्वायरी करना, सीधी सीधी क्या है? इंक्वायरी करना किसी चीज के बारे में। अब जब आप इंक्वायर कर रहे हैं तो डायग्नोस कर रहे हैं। डायग्नोस में इसका मतलब आप बच्चे के लर्निंग गैप को क्या है पता है, गैप मतलब कमी का पता लगाना। कमी का पता लगाने के बाद आप उसे क्या करेंगे? ऑब्जर्व करना। क्या करना? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना। तो इसका मतलब डायग्नोस्टिक होता है, जैसे डॉक्टर साहब मान लीजिएगा अभी जैसे मेरी तबीयत मेरे को लग रहा है खराब है, तो मेरी जो तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर मुझे क्या करेगा? डायग्नोस करेगा। वो मुझसे देखेगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या परेशानी थी। तो जो जैसे जैसे उसके सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे समझता चला जाएगा कि रात को सोया नहीं था, इसकी बैक में पेन में दर्द था, नींद नहीं आएगी, तो हो सकता है नींद का नशा हो, इसे नींद आ रही हो दिन में इस तरीके से। तो यहाँ पर सर पीडीएफ नहीं मिलती है। राम मिलान बेटा, ये वाली बात दूसरे टीचर को बोलना, मेरी आज तक की कोई एक सिंगल क्लास की पीडीएफ मैंने किसी को नहीं छोड़ी। ठीक है, याद है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली इंक्वायरी करना होता है या ये वाली इंक्वायरी करना होता है? अच्छा, दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हम्म। डन। वरुण, वरुण, बाहर है कोई? ये मेरी क्लास के दौरान कोई राम मिलन जी हैं? राम मिलन है, नहीं पीडीएफ नहीं मिलते बेचारों को, इनको फोन करो राम मिलन। हाँ कर देना आराम से, मतलब खबर लेना। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, एक इंक्वायरी ये होता है, एक इंक्वायरी, दोनों में क्या खबर होता है? हाँ जी, बताओ जरा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, राम मिलन जी कह रहे हैं सर आप कोचिंग के ओनर हो तो आपसे ही शिकायत करेंगे। मेरे बच्चे मैं जब पढ़ाता हूँ सिर्फ अत्यंत मंत्रा में एक टीचर हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ चलेगा। अब आपके सामने जब बनते हैं तो ऑब्जर्वेशन, दोनों में खबर पता चली? तो नहीं पता। एक सवाल, मैंने एक सवाल कहा कि इंक्वायरी और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है, तो आपने कहा नहीं पता, नहीं पता। हम्म। हाँ, बताओ 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 बताओ। हाँ, मैं तो बताऊँ ही, मेरा तो काम ही है। हम्म। ओ माय गॉड। देखो, जैसे इंक्वायर करना, किसी के बारे में अगर आप पता लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? पता लगा रहे हैं। और किसी के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो याद रखना, अगर जैसे आपने कई बार देखा होगा, इन्फॉर्मे INFOR इधर लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन। तो आपने कई बार एक चीज देखी होगी कि आप नॉर्मली अगर जाएंगे तो याद रखिएगा, एक का मतलब होता है जांच करना और एक का मतलब होता है किसी चीज की पूछताछ करना। तो मतलब मेरे बच्चे, इंक्वायरी होगी कि बस आपने पूछा कि जैसे ना किसी, आप गए रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में पूछा कि यहाँ पर क्या खाना मिलता है, तो ये वाला। और इंक्वायरी का मतलब होता है कि उस खाने में कुछ मिला हुआ, जो पुलिस करती है वो नॉर्मली ये करती है। और जब हम किसी से इंफॉर्मेशन मानते हैं, ये वाला। तो इसका मतलब अगर आपके सामने वाली सारी बात आ जाए तो याद रखें, ठीक है। अरे नहीं नहीं, पागल है क्या रावण जी, चलो कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ, सारे लोग बढ़िया हो, तुम पढ़ते रहो। देखो मेरा काम है तुम लोगों की गलतियों को सही करना। तो इसीलिए मैं हमेशा इंक्वायर जो मीन्स होता है, क्वेश्चन क्या करते हैं, जनरल वे में करते हैं। रिक्वायर उसके लिए कोई डेप्थ नहीं होता। इंक्वायरी का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन इन फॉर्मूले सच एज इन्वेस्टिगेशन। अब तो अगर आप देखेंगे तो याद रखना, जब हम, आपने कई बार देखा होगा, कई बार देखो इन दोनों शब्दों में कंफ्यूजन आ जाता है। मैं इसमें बता दूं, देखो, अगर आप कभी भी जाएं तो आप नॉर्मली क्या करते हैं कि जब भी आपके सामने ही होगा, हाँ चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, इसको कंफ्यूजन नहीं कर दे। कि आपके सामने जब भी आए तो इंक्वायरी का जो मतलब हो कि आपने क्वेश्चन पूछा, एक जनरल वे में पूछ लिया, जहाँ के लिए देखो, मैं इसमें कंफ्यूज तुम हो जाओगे, इसलिए मैं एक में नॉर्मल हो, इसे इनफॉर्मेशन से याद रखना। क्या रखोगे? इन से क्या रखोगे? इनफॉर्मेशन। देखो,
और जब कुछ चीजें कंफ्यूज है ना, देखो यहाँ पर आप इसे समझना, नॉर्मल अगर देखेंगे तो इन अ डे टू यूज द वर्ड इंक्वायर, और क्या इंक्वायरी मीन्स टू आस्क अ जनरल क्वेश्चन बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, वाइल इंक्वायर और जो होगा इज मच मोर फॉर्मल एंड यूज टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन इन लीगल और ऑफिशियल इन। बस याद रखना कि आपको कोई राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो कभी भी आपके सामने, वहां जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसे बता दिया कि जो आप डे टू डे में करते हैं तो आपने क्या कर लिया, इंक्वायर कर लिया, लेकिन आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए। तो जब आपको इंफॉर्मेशन निकालनी होगी डेप्थ में तो आप किसके पास जाएंगे, इंक्वायरी के पास। और आप नॉर्मल पूछ रहे हैं तो आप क्या, इंक्वायरी के साथ। जैसे हमारे कोचिंग के लिए अगर आप है ना ऑफिस में आके अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप एक तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप फोन कर रहे हैं तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अब आपके सामने अगर इससे बढ़ते हैं तो हमने ये वाली बात तो डायग्नोस हमने क्या कर लिया, तो हमने डायग्नोस बच्चे के बारे में इन दोनों चीजों को जाना। अब जब आप डायग्नोस करते हैं तो यही तो असेसमेंट है जहां बच्चे का क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि भाई स्टूडेंट को किस चीज से क्या दिक्कत है और उसके बारे में कैसे मदद की जाती है। अब जब आप ये देख लेते हैं तो इसके बाद एक चीज आ जाती है जिसे बोला जाता है रिमीडियल टेस्ट। रिमीडियल का मतलब री होता है, री का मतलब मेरे बच्चे दोबारा होता है। इसका मतलब मान लीजिएगा कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, मान लीजिएगा मैंने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ा रहा हूं, और यहाँ ना 100 बच्चे मेरे पास पूरे थे, तो 100 में से 90 बच्चों को या 95 बच्चों को तो मेरी बात समझ में आई, लेकिन 5 बच्चों को जो मेरी बात समझ में नहीं आई। तो याद रखना, पहले तो रिमीडियल में री होता है, कभी भी न्यू नहीं होता। आप रिमीडियल में कभी भी कोई चीज नई नहीं करते, जो पढ़ा है उसी को क्या करेंगे, बस भाई। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो 5 बच्चे हैं तो इस 5 बच्चे को ये जानना कि इन्हें गैप क्यों समझ में नहीं आया, और उनके लिए उसी चीज को दोबारा रीलर्न करना या रिप्रेजेंट करना। तो याद रखना, कभी भी ये सारे शब्द ना लिखने के नहीं होते, ये सारे शब्द अपने दिमाग में डालने के होते हैं, कि जब भी आप इतनी सारी चीजों को देखते हैं तो आपके सामने जो आता है शब्द होगा ये वाला। जी बताएं। चलिए अब आपके सामने जो यहाँ होगा, तो अगर आपके सामने ये करते हैं तो जो रिप्रेजेंट वाली बात हमने दी है, तो रिमीडियल टीचिंग एक तरीके से इम्प्रोवाइजेशन है, मतलब जो लर्निंग गैप में कमी रही थी उसको क्या करना है, सुधारना है, ठीक है ये वाली बात जी। कुछ बच्चों का बेटा कोर्स ना कल रात एक अपडेट की वजह से कुछ टाइमिंग होती है उसकी वजह से हटा होगा, तो वो अपने आप से ही कल तक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है निकिता। चलो यहाँ ध्यान दो। अब रिमीडियल के बारे में आपने जान लिया कि एक डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है, जो यूज होता है, जिसमें आप डायग्नोस करते हैं, रिवील करते हैं इंडिविजुअल की वीकनेस को, स्ट्रेंथ को, सर्टेन। मतलब मैंने आपको अभी 4 चीजें बताई, तो एक काम करेंगे जरा फटाफट बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझेंगे। हमने सबसे पहले ये वाली बात जानी कि हमारे सामने क्या आता है, अचीवमेंट टेस्ट। उसके बाद हमने जाना कि हमारे सामने क्या आता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। उसके बाद हमने जाना था कि हमारे पास क्या आता है, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। उसके बाद हम ये जानते हैं कि इसके बाद हमने क्या जाना था, आपका क्या है, यहाँ पर हमने क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, सीआरटी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमने क्या सीखा है, एनआरटी। उसके बाद मेरे बच्चे अगर हम जानेंगे तो हमने क्या सीखा है, डायग्नोस्टिक। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमने क्या सीखा है, रेमेडियल। तो इसका मतलब जो भी हमने आपको आज बताया है, ये टाइप ऑफ टेस्ट जो होगा, तो टाइप ऑफ टेस्ट का मतलब ही ये वाली बात होती है कि जब आप किसी चीज को पाना चाहते हो और पा लेते हैं, वो अचीवमेंट है। जब कोई स्टैंडर्ड जो बोर्ड द्वारा बनाया जाता है, जो टीचर मेड होगा, वो क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड होगा, जिसका कोई क्राइटेरिया फिक्स होगा, उसमें कितने भी लोग आ सकते हैं। नॉर्म जिसमें कुछ एक कंडीशन फिक्स होती है, डायग्नोस पता करना होता है, और रिमीडियल उसका उपचार करना होता है। बात समझ में आई, हाँ या ना? बात समझ में आई, यस और नो? बताइएगा जल्दी, ये मेरी बात जो मैंने आपको समझाई ये समझ में आई, यस और नो? धन भाई। चलिए, यहां तक अगर आपके सामने ये सारी चीजें हो जाती हैं, हाँ डन, तो ये क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट, यस और नो? यस और नो?
चलो यहाँ से। अब ना देखो, जब आप इवेल्युएशन करते हैं तो हर इवेल्युएशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं गुड इवेल्युएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आपको इवेल्युएशन कैसे करना है। जैसे आप मुझे जब चेक करते हैं तो आप मेरी डेमो क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, तो आपको लगता है कि जो आपको समझ में आया इसका मतलब आपको क्या है, इनका बैच ले लेना चाहिए। नहीं समझ में आया तो आप किसी और का बैच ले लेते जहां आपको समझ में आता है। बट जब सीटेट हो, डी ट्रिपल एस पे कोई भी एग्जामिनर जब टेस्ट बनाता है तो इस सोच के साथ बनाता है कि उसके कुछ वैल्यू हैं जो हमें चेक करनी जाती हैं, और जो चेक करने जाती हैं वो क्या आती हैं, ये वाली जाती है ना। तो इसका मतलब एक ट्रिक होती है ORV। ORV क्या, ओ रोहित वैद्वान। क्या होगा, ओ रोहित वैद्वान। देखो मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैं जब ये क्लास ले रहा हूं तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पर ध्यान दे रहा हूं या सब पर ध्यान दे रहा हूं? मतलब मैं सब पे बराबर ध्यान देता हूं या अलग अलग ध्यान देता हूं, बताइए। हाँ बेटा शिवानी, ले लेना, काम आएगी, किताबें कभी खराब नहीं जाती। ठीक है रेखा, मैं चेक कराता हूँ। डन भाई। तो हम क्या बोल रहे हैं इस बात के साथ, कि आपको ये वाली बात की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड इवैल्यूएशन के, उसमें हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब यहां पर हमने जब जाना तो ऑब्जेक्टिव, तो मेरे लिए तो ये क्लास सबके लिए क्या होगा, सेम होगी। और अगर सबके लिए सेम होगी तो इसका मतलब जब जो टेस्ट बनाया गया है जिसका हम इवैल्यूएशन, वो सेम फॉर ऑल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम फॉर ऑल। अब सेम फॉर ऑल का मतलब है कि सीटेट का अगर कोई पेपर बनाया गया है तो मेरे बच्चे वो झारखंड वालों के लिए हो, वो बिहार वालों के लिए हो, उत्तर प्रदेश वालों को, दिल्ली के लिए, सबके क्या होने चाहिए, सेम। इसी तरीके से मान लीजिएगा कोई डी ट्रिपल एस बी का पेपर बना रहा है तो पहली ऑब्जेक्टिविटी ये है कि वो पेपर सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब जब आप सबके लिए बराबर कर देते हो, जब आप सबके लिए बराबर कर देते हो तो सबके लिए बराबर करने के बाद वहां पर एक चीज और आ जाती है जिसको आप बोलते हैं वैलिडिटी। एक सेकंड रुकेंगे, इसको ऊपर कर दो, सीक्वेंस रहेगा। तो जब आप ऑब्जेक्टिविटी वैलिडिटी, अब हमने ये तो बोल दिया कि सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन जो सेम होना चाहिए सबके सेम का मतलब ये कि पीआरटी वालों के लिए पीआरटी जैसा, टीजीटी वालों के लिए टीजीटी जैसा, पीजीटी वालों के लिए पीजीटी जैसा। तो जब आप इसका मतलब वैलिड, तो आप पीआरटी को पीआरटी के हिसाब से मेजर करना चाहते हैं, आप मेरे बच्चे टीजीटी को टीजीटी के हिसाब से और पीजीटी के। तो जहां पर भी आपको एक वर्ड लिख दीजिए मेजर, मापन, इसका मतलब जो जिस चीज को मापना चाहता है उसी को मापे। ऑब्जेक्टिव सेम रख के, सब बच्चों को सेम कैटेगरी में रख के एक टेस्ट तैयार करना जो आपके लिए बताना चाह। बेटा कुछ बच्चे ना सीरियसली बहुत परेशान है, मतलब आप लोग इतने बेशर्मी की हद करते हो कि सामने वाला बीमार होने के बाद भी आपकी क्लास लेता है। लेकिन कुछ को कर डीएसएसबी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट वाली बात, टेस्ट सीरीज वाली बात, बेटा मैं इंक्वायरी नंबर नहीं हूं, आपको धनवंतरा का नंबर दिया गया है, मैं बहुत बार इग्नोर करता हूं, टेस्ट सीरीज शो नहीं हो रही। तुम्हें बेटा ये तो पता नहीं होगा कि वैलिडिटी वैल्यूएशन, तुम पता नहीं कौन से जीवन में जीते हो यार। तुम्हारे लिए क्लास आने के बाद मैं ये वाली बात, अब एक बच्चा मुझसे ये पूछेगा कि फ्लिपकार्ट में किताब अलग है और अमेजन पे, अरे भैया किताब एक ही है, फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले डिस्काउंट दे रहे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बढ़िया बात है ना, जहां से डिस्काउंट ज्यादा मिले लो, किताब तो सेम रहेगी। अब एक बच्ची देखो पूछ रही है कि सर पॉलिटी की क्लास में, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, फिर मैं छोड़ देता हूं, तुम अदर ही सब्जेक्ट ले लो यार। इससे बढ़िया तो रिकॉर्डेड क्लास दे दूं मैं तुम लोगों को। तुम सच में नहीं यार, इतना भी बेशर्म नहीं होना चाहिए यार। मतलब माना कि तुम लोगों ने पैसे दे के बैच खरीदा, इट डजंट मीन कि तुम सामने वाले टीचर के यार पेन को भी ना समझो। कैसी सिंपैथी यार तुम लोगों की। मतलब आप इतने हजारों बच्चे होते हैं लेकिन कुछ बच्चे इतने बड़े बड़े मैसेज करते हैं कि मैं ये नहीं जान पाता कि बच्चा सवाल पूछ रहा है। जब मैं मैसेज पढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है, मैं इसलिए सब मैसेज पढ़ता हूँ ताकि तुम्हारी कोई क्वेरी हो से। अरे मैं हर चीज को पढ़ाने के बाद जब पूछता हूँ समझ में आया, उसके पीछे का रीजन यही है। पता नहीं मेरे बच्चे तुम कौन से जीवन में जी रहे बेटा। देखो कोई भी चीज खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप पढ़ते इस तरीके से हो। मेरी अगर किताब आ रही, किताब भी तुम ले रहे हो, कोर्स तुम ले रहे हो, अरे पढ़ने के लिए पढ़ो यार। तुम्हारा सिलेबस अभी तुमने पढ़ा नहीं, तुम टेस्ट कैसे दे दोगे? कमाल कर रहे हो यार। पढ़ लो, तुम सवाल ही पूछ लो मेरे से। एक बात बताओ ईमानदारी से, यही तो बात है जो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। ये क्लास बेटा वैलिड नहीं है इंफॉर्मेशन के लिए, ये क्लास वैलिड है तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब वैलिडिटी का एग्जांपल है, जो चीज पूछी गई है अगर वो उसे ही मेजर कर रही है, तो अगर मेरी ये क्लास तुम्हें पढ़ाने के लिए है तो ये वैलिड है, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब जो चीज जिसको मेजर करती है अगर वो उसके लिए काम की है तो वो वैलिड है, नहीं तो नहीं। ये मोबाइल बेटा मोबाइल है, सबके लिए आईफोन सेम होगा, इसकी फीचर किसी के लिए अलग नहीं होगी। बट अगर ये चार्ज ही नहीं है
तो इसका मतलब ये मोबाइल वैलिड नहीं है। तो वैलिड का मतलब अगर मोबाइल काम करेगा तो वैलिड है, लेकिन मोबाइल सबके लिए बना है, ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव है। अब मोबाइल अगर कर रहा है, मेरी बैटरी, आपकी बैटरी, सबकी बैटरी अगर समान चल रही है, एक जैसी चल रही हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिलायबिलिटी। मतलब बार बार चेक करने के बाद भी जब रिजल्ट सेम आ जाए तो याद रखना, अगर परिणाम है सेम तो इसका मतलब, अरे तुम इतना डिटेल में पढ़ोगे, तीनों में बस एक ही बात याद रखना, अगर सबके लिए सेम है तो ऑब्जेक्टिविटी है, अगर मेजर कर रहा है तो वैलिडिटी है, और अगर रिजल्ट दे रहा है तो रिलायबिलिटी है। बात समझो ये वाली बात। जैसे मैंने तुम्हें अगर पढ़ाया है, मैं कहता हूं एग्जाम में, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं डी ट्रिपल एस बी का। डी ट्रिपल एस बी में अगर एक आया है सवाल ये कि भैया जो सवाल था पीआरटी वाले बच्चे को पीजीटी वाला सवाल दे दिया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी गलत थी। अगर ऑब्जेक्टिविटी गलत थी तो इसका मतलब वैलिडिटी गलत थी, और अगर वैलिडिटी गलत थी तो इसका मतलब रिजल्ट भी क्या होगा? गलत होगा। तो सेम याद रखना, अगर तुम्हें जीवन में कभी भी इन तीनों चीजों से मुलाकात करनी पड़े तो बस एक बात याद रखना, ओ आर और वी। ओ आर वी, ओ रोहित वैद्वान, मतलब आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब पहले तो सबके लिए क्या होना चाहिए? सेम। इसका मतलब जैसे माँ बाप होते हैं तो माता पिता का जो प्यार होगा वो सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। लेकिन बेटा वैलिड का मतलब होगा, आज मेरे मान लीजिएगा उनके घर में एक लड़का है, एक लड़की है, तो जिसकी जरूरत जैसी है उस हिसाब से उसे मेजर करना, या उस हिसाब से वो उसकी मदद करना, या उसे कुछ हेल्प करना, वो वैलिड हुआ। और रिलायबिलिटी कि माँ बाप जब भी बच्चे से कुछ बोलते पढ़ते हैं, बच्चा हमेशा क्या देता है? जवाब। आप कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, लाइक आपने पैरासीटामोल पीसीएम की टेबलेट देखी होगी, सबके लिए क्या होती है? सेम होती है। बट बेटा एक छोटे बच्चे के लिए और एक बड़े बच्चे के लिए वैलिड, छोटे बच्चे को क्या आधी गोली दी जाती है और बड़े को पूरा। इसका मतलब मेजरमेंट क्या है? इसका पूरा, इसका आधा। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? बुखार दूर हो जाता है, फीवर भाग जाता है। तो इसका मतलब इसकी क्या है? रिलायबिलिटी कि हाँ पीसीएम खा के बुखार दूर चला जाता है। तीसरा, एक पंखा जो मार्केट में बना है वो सबके लिए क्या है? सेम है। लेकिन मेरे बच्चे वो चल रहा है तो वैलिड है, नहीं चल रहा तो इनवैलिड है, और चलते चलते हमेशा बढ़िया काम देता है, इसका मतलब रिलायबल। आप किसी दो दोस्त बनाते हैं तो आपकी दोस्ती क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन वैलिड क्या है? काम पे आया तो वैलिड, नहीं तो नहीं है। तो इसका मतलब एक बात याद रखना, तीनों का रिलेशन हमेशा क्या होगा? साथ। आप इस क्लास में जब आते हैं, मैं प्यार भी तुमको बराबर करता हूं, डांटता भी तुमको, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार तो दिख जाता है, लेकिन डांटने के बाद तुम नाराज हो जाते हो। तो याद रखना, तुम मेरे लिए, तुम्हारा तुम्हारा प्यार मेरे लिए कभी भी सेम नहीं है। बट मेरे मेजरमेंट में क्लियर है कि क्लास को सबको क्या पढ़ाते हो? बराबर। और वैलिड क्या है बेटा? जो गलत होगा उसे गलत के तरीके से मेजर करता हूं, सही को सही के तरीके से। तो तुम हमेशा रिजल्ट में कहोगे कि रोहित सर तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करते। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर? और इस टॉपिक को इतने आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक एक टर्म जो है वो इसलिए याद रहे कि जीवन में कभी भी ऐसा कुछ आए तो आपके सामने से रिलेटेड सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और आप सबको अच्छे से समझ पाओ। बात क्लियर? हाँ या ना? मैंने सब चीजों का बता दिया, ये वाली बात ठीक बेटा? डन। नाइस क्लास, थैंक यू। अब यहाँ तक ये समझ में आ गया है ना? ये समझ में आ गया। अभी आज इतना ही रखेंगे, इसकी कल मैं इसमें सीसी कराने वाला हूँ, और इसमें ना अभी हमें मुझे टूल्स करवाने हैं, है ना? पीसीएम का एग्जाम्पल मैंने कभी सोचा भी नहीं। अच्छा ठीक है, आ गया ना समझ में? तो ये देखो, पढ़ाने के बेटा तरीके किताबें नहीं, तुम क्या करते हो? किताबों से पढ़ते हो। मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज देने में ज्यादा मजा आता है। बस याद रखना, जो सबके लिए सेम है वो ऑब्जेक्टिव है, जो जिस पे काम करता है उसके लिए वैलिड होगा, और आने वाला रिजल्ट हमेशा क्या होगा? तो अपन कल भी मिलेंगे अभी इसके साथ। तो अभी तुम अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय। आज बस मैं इतना ही करा रहा हूँ बेटा। किसी को कुछ पूछना है भाई? अब पूछो जिसको जो जो पूछना है, क्लास के दौरान मत पूछा करो कुछ भी। और ये मान के चलो तुम अपना टाइम खराब करते हो क्लास के दौरान, जिसको जो पूछना है आप पूछो। अब पूछेंगे नहीं, जब पूछते रहते फालतू में गधेड़े एक नंबर के।
डन। चलो इसकी पीडीएफ में दिलवा दो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। डन। चलो टाटा। आह